अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज से हमारी पीएचपी बेसिक की सीरीज़ शुरू हो रही है। एक दो दिन लेट हो गया था क्योंकि मुझे थोड़े काम थे। तो आज से आप लोगों को मैं पीएचपी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू पीएचपी, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है, डिफरेंस बिटवीन सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड एंड उसके बाद मैं आप लोगों को ज़ैम्प इंस्टॉलेशन करवाऊँगा, जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप पे मतलब लोकल कंप्यूटर पर रहकर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ना कि सर्वर पे। तो आइए तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ पीएचपी। पीएचपी क्या है? तो PHP is a recursive acronym for PHP Hypertext Preprocessor. Is an open source server-side cross-platform scripting language used to create dynamic pages. तो PHP is a recursive acronym। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो PHP की P है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली, मतलब ऐसा वर्ड जो अपने आप को रेफ़र करता हो, मतलब P से पूरा PHP आ जाएगा, PHP से P आ जाएगा, सॉरी P से PHP आ जाएगा। और इसके बाद है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लिंक के हम उस पर क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे जाते हैं, उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, ठीक है। इज़ एन ओपन सोर्स मतलब उसका कोई भी कोड यूज़ कर सकता है। PHP का फ्रीली है, कोई भी कहीं से भी यूज़ कर सकता है, मतलब फ्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सर्वर साइड क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब है कि जो PHP है हमारी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी चल सकती है और विंडोज़ पे भी चल सकती है, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म से सब पे चल जाती है PHP। उसको बोलते हैं हम क्रॉस प्लेटफॉर्म स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। PHP क्यों यूज़ करते हैं? डायनामिक वेब पेजेस बनाने के लिए। डायनामिक पेजेस फॉर एग्जांपल कोई HTML का कोई भी वेब पेज हो तो स्टैटिक है, जो कोड लिखोगे उसमें वो हो जाएगा। डायनामिक हम उसको PHP के थ्रू करते हैं। वो हम सारी चीज़ें आगे सीखेंगे जब डायनामिक करेंगे हम, तो इस डोंट वरी अबाउट दिस। एंड इसके बाद है रिकर्सिव की मैंने बताई थी आपको, फिर भी यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। रिकर्सिव एक्रोनिक इज वन in which one of the latter stands for the original acronym. PHP now stands for PHP Hypertext Preprocessor. So the first P in PHP actually stands for PHP, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। HTML stands for Hypertext Markup Language. It's a way of representing hypertext को represent कैसे करते हैं, ये एक वे है इसका कि हम कैसे हाइपर टेक्स्ट रिप्रेजेंट करते हैं PHP में। तो PHP फर्स्ट अपीयर्ड इन 1995 में अपीयर्ड हुई, फाउंडेड बाय रेसमस लॉरेफ। PHP ओरिजिनली स्टूड फॉर पर्सनल होम पेज। PHP का जो पहला नाम था उसका नाम था पर्सनल होम पेज। जब ये डायनामिक हुई तो उसका नाम हो गया हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये मैंने लिंक दे दिए जो PHP के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है, यहाँ से आप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पढ़ सकते हैं PHP की। उसके बाद है व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होती है? मुझे PHP लैंग्वेज सीख रहे हैं ना, तो लैंग्वेज क्या होती है? पहले तो हमें लैंग्वेज की डेफिनेशन आनी चाहिए कि लैंग्वेज होती क्या है। तो ये आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन करने के लिए एक सिस्टम होता है किसी से बात करने का। commonly used to exchange knowledge एक्सचेंज करना किसी के साथ, ओपिनियंस, कमांड्स एंड
feelings. It can be written, oral or gestural kind of communication. ये लिख के भी हम लोग कर सकते हैं किसी के साथ कम्युनिकेशन, ओरल भी कर सकते हैं ज़बानी, और गेस्चरल इशारों से भी कर सकते हैं कम्युनिकेशन। तो लैंग्वेज ये होती है। तो हाँ, अब यहाँ पे आ जाता है कि हाउ टू टॉक कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ हम कैसे बात कर सकते हैं, वो तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है। बाइनरी मतलब 0 1 0 1 0 1 सारी यही समझता है लैंग्वेज। तो 0 का मतलब है फॉल्स, 1 का मतलब है ट्रू। जब 1 होगा तो मतलब ट्रू समझेगा, 0 होगा तो मतलब फॉल्स समझेगा। तो उसके बाद व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या होती है? कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है, जो हम PHP में बनाते हैं या किसी भी लैंग्वेज में बनाते हैं, वो एक्चुअली लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि कंप्यूटर की बताती हैं कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। प्रोग्रामिंग इज़ एबिलिटी टू टेक दिस आइडिया इन योर हेड। एक आइडिया है जो कि दिमाग में क्रिएट करते हैं प्रोग्रामर्स। ब्रेक इट अपार्ट इनटू द इंडिविजुअल पीसेस। उसके पार्ट बनते हैं इंडिविजुअल पीसेस में, और नो हाउ टू राइट दोज पीसेस, और फिर वो हम लिखते हैं अपनी PHP की लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में। मतलब एक कहा जाए कि प्रोग्रामिंग एक आइडिया है जो कि दिमाग में आता है, फिर उसको हम ब्रेक करते हैं पीसेस में, और फिर वही कोड हम लिखते हैं, फिर वो कंप्यूटर को बताते हैं कि ये चीज़ें करो, ये चीज़ें ना करो। एक्चुअली दिस इज़ एन आइडिया। तो यहाँ पे कुछ सिंटैक्स हैं कि बेसिक जो लैंग्वेज बेसिक कोबल होती है, उसमें फॉर एग्जांपल लेट बैलेंस, ये एक वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए से यूज़ होते हैं, उसकी वैल्यू हमने 500 रख दी। तो एप्पल स्क्रिप्ट का इसका सेट बैलेंस रख दिया है टू 500। जावा जावा बैलेंस फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जावा होगी, Java balance is equal to 500. COBOL move 500 to balance. PHP $balance is equal to 500. अब आपको शायद यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये चीज़ें क्या है। ये फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। PHP में ऐसे होता है, COBOL में ऐसे होता है। तो अगर आपको अभी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका आप कुछ भी टेंशन ना लें, मैं आपको हर चीज़ क्लियरली बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ रूल्स भी कर सकते हैं दैट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ टेलिंग ए कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। मतलब कि एक रूल्स होते हैं जो कि हम लिखते हैं कोडिंग में कंप्यूटर को बताने के लिए कि आपको कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। अब आ जाती है वेब सर्वर। क्या होता है वेब सर्वर आर्किटेक्चर? द वेब इज़ अ 2-tiered आर्किटेक्चर। बेसिक जो आर्किटेक्चर होता है वेब सर्वर का, वो होता है 2 tier। मैं आपको एक पेंट में एक बताता हूँ, पेंट में एक तस्वीर बना के, फिर आप समझिएगा। अभी के लिए आप लोग को ये डेफिनेशन देख लें। वेब ब्राउज़र डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन कंटेंट। वेब ब्राउज़र जो होता है वो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है पेज पे, ब्राउज़र पे। क्रोम हो गया कुछ भी, या गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ETC। एंड वेब सर्वर देयर ट्रांसफर इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट। और वेब सर्वर होता है जो अपनी इंफॉर्मेशन जो होती है वो क्लाइंट को ट्रांसफ़र करता है। क्लाइंट अब क्या है? क्लाइंट हमारा क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये क्लाइंट है। या आगे मैं बताता हूँ आपको। द टर्म वेब सर्वर और वेब सर्वर कैन मीन कंप्यूटर प्रोग्राम
वेब सर्वर क्या होता है? कंप्यूटर प्रोग्राम है दैट एक्सेप्ट एच टी पी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है एंड रिटर्न एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज, और एच टी टी पी रिस्पॉन्सेज हमें रिटर्न करता है विथ थाउजेंड डेटा कंटेंट। ठीक है, तो सर्वर क्या होता है एक्चुअली? कि सर्वर वो होता है कि सर्वर को आप मतलब कि प्रोग्राम ये कह सकते हैं या हार्डवेयर भी कह सकते हैं, उसके बड़े बड़े डेटा सेंटर बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई, जैसे हम गूगल पे लिखते हैं google.com, तो हमारे पास पेज आ जाता है गूगल का, होम पेज का। तो ये जो आ रहा होता है पेज, वो कहाँ से आ रहा है? तो वो सर्वर से आ रहा होता है बेसिकली। तो वो सर्वर मशीन भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, बड़े बड़े, वहाँ पे मशीन लगी होती है, डेटा वहाँ पे स्टोर किया होता है, जो हम यहाँ से भेजते हैं google.com, और वो कैसे जाती है सर्वर के पास, फिर वहाँ से सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है, रिटर्न में हमें ब्राउज़र पे रिजल्ट नज़र आता है। तो अब आ जाते हैं पेंट में, आप लोगों को बताता हूँ वेब सर्वर की आर्किटेक्चर बताता हूँ मैं। ठीक है जी, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हो गया हमारा क्लाइंट। क्लाइंट का क्या मतलब है? क्लाइंट का मतलब है कि हमारा ब्राउज़र, ठीक है, हम जो ये लैपटॉप अपने पास यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा क्लाइंट है। फॉर एग्जांपल ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र क्रोम हो गया, या फिर मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, ये सब जो है ना क्लाइंट है। ठीक है, ये हो गया क्लाइंट। सॉरी, थोड़ा ठीक है जी, ये हो गया क्लाइंट और ये हो गया सर्वर। ये हो गया सर्वर। ठीक है जी, सर्वर लिख लेते हैं, आपको जैसे समझ आ जाए, ऐसे ना फिर भूल जाए। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ब्राउज़र को। ठीक है, ब्राउज़र पे मैंने लिखा google.com, ठीक है, तो यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट जाएगी सीधा सर्वर के पास। ठीक है जी, यहाँ सर्वर के पास, सर्वर यहाँ पे ढूंढेगा कि उसके पास कोई google.com के नाम से होगी, है कोई वेबसाइट स्टोर की हुई सर्वर में। अगर है तो भेज देगा, अगर नहीं होगी तो फिर 404 का पेज दे देगा, नॉट फाउंड या कुछ भी रिटर्न में कर देगा। अगर है तो ये फिर HTTP रिक्वेस्ट हमें वापस रिस्पॉन्स भेजेगा, जो कि हमारे ब्राउज़र पे नज़र आएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रही है क्लाइंट और सर्वर के साथ, तो वो HTTP की रिक्वेस्ट के थ्रू हो रही है। HTTP प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डेटा हमारे लेके जाते हैं सर्वर के पास, और सर्वर फिर हमारे रिटर्न करता है क्लाइंट के पास। तो ये हो गया एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में। डायरेक्ट मतलब यहाँ पे कोई भी एक मिडलवेयर नहीं है, कोई भी यहाँ पे, तरफ डायरेक्ट डेटा सेंड हुई और रिटर्न हुई। ठीक है, तो दूसरा होता है एक क्लाइंट, इसमें एक ये इसको, हाँ, ये इसको हम बोलेंगे 2 tier आर्किटेक्चर। 2 tier आर्किटेक्चर मतलब 2 tier मतलब क्लाइंट और सर्वर के साइड डायरेक्टली कम्युनिकेशन है, मतलब कोई बीच में मिडलवेयर नहीं है, बीच का बंदा कोई भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद ये क्लाइंट हो गया। ठीक है, ये बस समझ ले क्लाइंट ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ये क्लाइंट हो गया और यहाँ हो गया एक मिडलवेयर। तो अब जब भी क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो पहले आएगा इधर इसका डेटा, फिर ये चेक करेगा कि अगर उसकी HTML की फ़ाइल है तो फिर वो मिडलवेयर यहीं से ही उसको रिटर्न कर देगा, सर्वर के पास नहीं भेजेगा उसको। सॉरी, ये सर्वर है, मतलब ये मिडलवेयर है एक, ठीक है। और ये डेटा सोर्स है, ये डेटा सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे अगर देखेगा कि अगर HTML पेज है तो यहीं से रिटर्न कर देगा इसको क्लाइंट के पास। अगर कोई PHP की फ़ाइल है फिर वो भेजेगा डेटा स्टोर के पास। वहाँ से अगर फिर सर्च करेगा कि वो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट की है वहाँ इस नाम से कोई फ़ाइल है या कुछ भी है, तो ये भेजेगा यहाँ पे इसके पास, मिडलवेयर के पास। फिर मिडलवेयर जो भेजेगा क्लाइंट के पास डेटा, वो हो जाएगी आपके ब्राउज़र पर डिस्प्ले। तो ये हो गया 3 टियर आर्किटेक्चर। ये था 2 टियर आर्किटेक्चर जिसमें क्लाइंट की डायरेक्टली कम्युनिकेशन थी सर्वर के साथ। और ये हो गया हमारा 3 टियर आर्किटेक्चर। इसमें एक मिडलवेयर आ जाता है जो कि हमारे डेटा को एक्सचेंज करने में क्लाइंट और सर्वर के बीच में डेटा को एक्सचेंज करता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह कल हमें क्या पढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन। हाँ, ज़ैम्प इंस्टॉलेशन आपको तो मैंने सिखाई नहीं, चलो ये भी कर लेते हैं। मेरे पास वैसे ज़ैम्प किया हुआ है इंस्टॉल, लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ कि इंस्टॉल कैसे होगा। बाकी आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके जो है ना इंस्टॉल कर लेना, ठीक है जी। बस नेक्स्ट करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा जैसे नॉर्मली कोई भी इंस्टॉलेशन करते हो आप लोग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गूगल में डाउनलोड ज़ैम्प लेटेस्ट वर्जन करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है apache-friends.org पे जाकर यहाँ से आप लोग जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। वर्जन यहाँ पे लिखा हुआ है 7.4 लेटेस्ट AMD5 चेक डाउनलोड 64 बिट के लिए। अगर आपका 64 बिट सिस्टम है तो उसके लिए कर लें आप, ठीक है जी। तो यहाँ से डाउनलोड करके करेंगे जैसे, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है जी। ये डाउनलोड हो रहा है। जब डाउनलोड हो जाएगा तो मैं तो अभी कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो जैसे डाउनलोड होगा अब एक्जी फाइल को खोलेंगे और इंस्टॉलेशन आपसे मांगेगा, बस फिर नेक्स्ट करते जाना जैसे भी इंस्टॉलेशन होती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि न्यू फ्रेंड्स जो हैं मुझसे सीख सकें प्रोग्रामिंग के कैसे होती है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।